150 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी 6 अलग अलग कंट्रीज में अभी तक पहुंचा चुके हैं। केनिया में, जिम्बाब्वे में, मलावी अफ्रीका में 140 यूनिट्स। इट्स इन गुजराती लाइक बोरमा વધે પાણી तो जीवन में खुशियों लाणी। हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है और उससे हम अपने घर के ऊपर आने वाले बारिश के पानी को कैप्चर करके, फिल्टर करके और अपनी ही पानी की किल्लत को दूर कर सकते हैं। आपके पास जो होता है वो हिम्मत होती है और आपके पास जो होता है अपने आप के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर विश्वास होता है। ऑलमोस्ट 4 साल काफ़ी आपने थ्योरीज वगैरह सब कुछ काम किया और तब जाके आपका प्रोडक्ट बनाया। इंडिया के 4000 स्टार्टअप्स में से उनको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया एंड उन्होंने हमें 10.81 लाख रुपीस का ग्रांट दिया। सो एज ऑफ 31 मार्च 2024 हमने करीब 10,291 प्लस डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए ऑफिशियली। फर्स्ट आपने जो कुछ कस्टमर्स थे उनको एक्वायर कैसे किया? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। तो हम आ गए हैं अहमदाबाद और आज हम हैं नीरेन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अमित दोषी जी के साथ। बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव काम कर रहे हैं ये और इनकी बैक स्टोरी तो और भी अमेजिंग है। तो ये एपिसोड शुरू करते हैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू डूइंग दिस और हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नीरेन करती क्या है और आपने इसको शुरू कैसे करा? सो थैंक यू सो मच आदित्य भैया, आप स्पेशली यहाँ पे आए एंड आई एम सो वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग टू गिव इनसाइट्स टू पीपल जिनको फर्दर बिजनेस में और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अबाउट नीरेन, बेसिकली हम लोग एक मिशन को लेके चल रहे हैं कि कैसे हमारे भारतवर्ष के हर घर को पानी से सिक्योर किया जाए। अब पानी से सिक्योर करना, उसका अर्थ ये है कि हमें फ्री में मिलने वाला करोड़ों लीटर का वर्षा जल ऐसे ही बह के नदी, नाले, समंदर में जा रहा है और धूप काले में हमें टैंकर मंगाने पड़ते हैं। हमारे बोरवेल सूख जाते हैं, हमारे हैंडपंप खाली हो जाते हैं, कुएं में पानी रहता नहीं है एंड हम लोग पानी के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो हमारा कार्य नीरेन में ये है कि हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है जिसका ब्रांड नेम है नीरेन और उससे हम अपने घर के ऊपर आने वाले बारिश के पानी को कैप्चर करके, फिल्टर करके अपने ही रिसोर्स में, जो कि वो बोरवेल है, टैंक है, कुआं है, हैंडपंप है, जो भी छोटा मोटा रिजर्वायर आपके पास है, आप उसमें स्टोर करके अपनी पानी की रिक्वायरमेंट सफाइज कर सकते हैं और अपनी ही पानी की किल्लत को लाइफ टाइम के लिए आप दूर कर सकते हैं। ये कार्य हम नीरेन में करते हैं। व्हाट अ गुड मिशन। मतलब मजा आ गया सुन के कि कोई इतना इनोवेटिव और इतना अच्छा काम कर रहा है। तो बात कर रहे थे कि आपको नीरेन का आइडिया कैसे आया और वहां तक की जर्नी अपनी कैसे रही नीरेन को शुरू करने से पहले? तो जब मैंने ये कार्य शुरू किया तो ओवरऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमारा कार्य था और मेरा जो फोकस था वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर कंजर्व हो और उससे हमारी पानी की कीमत, पानी की जो लागत है वो कैसे कम हो, उस पे हमारा कार्य चल रहा था। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस में, प्रतिष्ठान में, इंस्टीट्यूशंस में हम काम कर रहे थे। तो जब ये कार्य चल रहा था तो बार बार मुझे ये हो रहा था कि पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम, पानी की इतनी बड़ी ग्लोबल समस्या, लेकिन किसी के पास इस समस्या का डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट हल नहीं है। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और पानी की एक ऐसी चीज है कि हर बंदे को पानी बचाना है। हर बंदे के जहन में ये होता है कि कम से कम पानी का वेस्टेज हो, ज्यादा से ज्यादा बारिश का पानी मुझे वापस मिले। तो ये जब मैं काम कर रहा था तो काफी सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ, उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो एक चीज उभर के आई कि सभी लोगों को पानी बचाना है, सभी को पानी की लागत कम करनी है, सभी को अपने पानी के रिसोर्स यानी कि बोरवेल, हैंडपंप, कुआं, उसको जीवन भर लाइव रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि कैसे, और वो कैसे, दैट
हाउ कैन वी हैव आवर रिसोर्सेज फुल विथ वाटर, जिससे हमें कभी पानी की किल्लत ना हो, वो हाउ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो मैंने फोकस किया कि पानी की इतनी बड़ी समस्या, और पानी के स्टेक होल्डर तो सब जगह हैं, इट इज एवरीबडीज नीड, करेक्ट। इट इज एवरीबडीज कंसर्न। सभी को अपने प्रीमाइसिस में पानी रोज चाहिए। अगर रोज यूज करने वाला बंदा पानी बचाने की मुहिम में नहीं आता है, तो कभी भी इस ग्लोबल समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ सकते। तो मेरा पहला टेक अवे था कि लोकल इम्प्लीमेंटेशन कैन हेल्प अस टू एड्रेस द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ वाटर। हर प्रीमाइसिस में जब पानी बचेगा, हर संस्थान में, हर घर में, हर इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस में जब रेन वाटर मदर अर्थ में जाके बसेगा, तो हर बोरवेल में पानी हमेशा रहेगा। तो कॉमन मैन सेंट्रिक अप्रोच के द्वारा एक ऐसा छोटा सा डिवाइस, छोटा सा यूनिट बनाया जाए, इसी परिकल्पना मैंने की। दैट वाज द फर्स्ट थॉट ऑफ आइडिया कि छोटी सी कोई चीज हो, जो डिवाइस हो, जो मॉड्यूलर हो, सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जिसको लगाना आसान हो, जिसमें ना कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो, जिसको चलाने के लिए कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ना हो। एक कॉमन मैन अपने आप खुद उसको लगा सके, इतना वो सरल हो, इसकी रिकरिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट या किसी भी प्रकार की कंज्यूमेबल की खर्च ना हो, और सरल हो। तो ऐसे डिवाइस की जब मैंने परिकल्पना की और हर एक क्राइटेरिया को मैंने ऑन पेपर लिख करके, मेरे दिमाग में मेरे आइडिया ने एक स्वरूप ले लिया कि हाँ, एक ऐसी छोटी सी चीज जो कि मॉड्यूलर हो, फैक्ट्री में बनी हो, इजीली जाके प्लग एंड प्ले के स्वरूप में लग जाए, तो हजारों लाखों लीटर पानी हर छत से बचना शुरू हो जाएगा। शायद हमारे लिए ग्लोबल समस्या को एड्रेस करने के लिए इससे अच्छा, इससे सरल और इससे इकोनॉमिकल कोई रास्ता हो नहीं सकता। वहां पे उस समय से एक्चुअल डिवाइस के डिजाइनिंग का कार्य शुरू हुआ। ठीक है। तो जब आपने लॉन्च करा, जब आपकी मतलब आइडिया पे काम कर रहे, तो कितना टाइम रहा वो आइडिया पे काम करने और प्रोडक्ट को लॉन्च करने में? और इससे पहले आप जॉब भी कर रहे थे। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा, जॉब छोड़ने का डिसीजन कितना टफ होता है किसी के लिए भी, जब अगर वो कोई अपना काम शुरू करना चाह रहा है तो मैं 2014 तक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में था। वहाँ पे एनवायरनमेंट डिवीजन में वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य में देख रहा था, और मेरा पूरा कैरियर, करीब 17 इयर्स का कैरियर, कॉर्पोरेट जर्नी मेरी सिंटेक्स में हुई। इन बिटवीन 1 साल के लिए मैं अफ्रीका गया हुआ था। वहाँ पे भी मैं बिजनेस हेड के डेजिग्नेशन पे बहुत बड़ी प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए मैंने कार्य किया। 2002 की साल में जब मैं वापस आया अफ्रीका से, 2002 से 2014 तक और 1997 से 2001 तक, आगे का और पीछे का ये पूरा समय जो है सिंटेक्स के साथ रहा। ओके। और सिंटेक्स में जब मेरा वेस्ट मैनेजमेंट में कार्य था, तो एनवायरनमेंट हमेशा मेरा पैशन रहा है। राइट। और 2014 मेरी एज क्रॉस हो रही थी 35। ओके। और हमेशा मेरे दिल में ये था कि मुझे अपने आप कुछ करना है, मुझे खुद भी खुले आसमान में उड़ान भरनी है। और उस बात को लेकर के मैंने फाइनल डिसीजन लिया, क्योंकि 35 की जो एज है, जब वो आपकी क्रॉस हो रही है और आप 40 के पड़ाव पे जब पहुंचते हैं, फिर आपको सेटल होना होता है। तो मैंने कहा कि अगर इस एज पे मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया, तो शायद मैं फ्यूचर में ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पे बैठे हैं। आई वॉज देयर एज अ नेशनल हेड फॉर मार्केटिंग फॉर एनवायरमेंटल डिवीजन। तो आपके पास सभी सुख सुविधाएं कंपनी की दी हुई थी, एक अच्छे ओहदे पे थे, सोशल और अपने रिलेटिव सर्कल में भी आपका बहुत नाम था।
तो जब आप जॉब इतनी अच्छी जॉब छोड़ते हैं तो दूसरों के साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो आपको डिप्रेशन में ले आते हैं बिल्कुल सही बात। कि भैया बाहर जॉब नहीं है और आप इतनी अच्छी जॉब को छोड़ने की बात कर रहे हो, कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आप अपने आप को भी दिक्कत में डालोगे और परिवार को भी दिक्कत में डालोगे। बिल्कुल। तो मैंने जब ये छोड़ने का डिसीजन लिया तो सबसे पहला चीज मैंने डिसाइड किया था कि अगले 1 साल तक इस डिसीजन के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, ओह, जस्ट टू एंश्योर कि किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे सर पे ना आए। सिर्फ मेरी वाइफ और मुझे ये मालूम था। और जब मैंने सिंटेक्स के अपने मैनेजमेंट से बात की कि मुझे इतने लंबे कैरियर के बाद मुझे खुद बिजनेस करने की इच्छा है और इसलिए मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो क्योंकि मेरे इतने सालों की गुडविल बनी हुई थी, उन्होंने बहुत आसानी से अच्छी तरह से मुझे अपने लिए अनुमति दी। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई जब मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे बिजनेस में जाना है और मैं ऐसे लाइन में बिजनेस करना चाहता हूँ जहाँ पे किसी भी प्रकार की सिंटेक्स की प्रोडक्ट की कंपटीशन नहीं है और एनवायरनमेंट मेरा पैशन था, तो मैंने कहा कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना है। उसके 2 कारण थे, एक तो वो पैशन था, दूसरा वहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का यूज होता है, आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है, आपकी मार्केटिंग स्किल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी परसिस्टेंस से आप आगे बढ़ते हो। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अलग अलग डोमेन्स है, वाटर ट्रीटमेंट है, ईटीपी है, एसटीपी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर मॉनिटरिंग है, वाटर मेजरमेंट है, एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग है, वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। तो ये सभी डोमेन्स का जब मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस में जाओगे तो शायद सरवाइव होने के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल हो जाएगी। ग्रो करना कब और कैसे करना वो तो एक और क्वेश्चन था। ये स्टडी करते करते रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरे जहन में आया कि ये इतनी बड़ी लाइन है और हमारे देश में एक भी ब्रांडेड कंपनी नहीं है, एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसको हम कह सके कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बजाज है, नंबर 1 है, या ये टेक्सटाइल का रिलायंस है, या ऑयल का ये ओएनजीसी है। उस क्षेत्र की जेनरिक ब्रांड बनने वाली कोई भी कंपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे देश में एक कंसेप्ट की तरह प्रैक्टिस किया जाता है, ना उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर है, ना कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किसी भी बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन के स्वरूप में नहीं लिया गया है। तो मैंने कहा ये तो दोनों चीजें बहुत फेवरेबल है। और तीसरी चीज कि हमारे जैसे देश में हर साल 450 करोड़ लीटर 450 करोड़ लीटर्स रेन वाटर हमारी जमीन पे, हमारे रूफ पे हमें मिलता है। राइट, पूरा पानी बह के चला जाता है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है। 55 से 60% हमारी जनता फ्रेश वाटर से वंचित है। दे हैव रियल स्ट्रगल टू गेट फ्रेश वाटर। राइट, तो जब 60% लोगों के पास पानी नहीं है, हर साल हमें इतनी बड़ी वॉल्यूम का पानी फ्री में मिल रहा है, तो बहुत बड़ी गैप है। करेक्ट। और ये गैप ही मुझे छू गई। मुझे लगा कि यहाँ पे मैं एक अपनी इम्पैक्ट फ्यूचर में क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि आप जब जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग होता है सर्वाइवल के लिए। आपके पास जो होता है सिर्फ हौसला होता है, आपके पास जो होता है वो हिम्मत होती है, और आपके पास जो होता है अपने आप के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर विश्वास होता है कि मैं ये करके कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगा। बट पैसे नहीं होते। तो इस लाइन में पैसे की या कैपिटल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एज माय न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के करियर की तरह लिया। और
इसके ऊपर 2014 के बाद मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, 2014 में आपने जॉब क्विट कर दी। 2014 में मैंने क्विट की, ओके, so it has been like 10 years. ऑलमोस्ट 10 years नाउ। वाह। एंड 2014 से 2018 तक हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जन के काम किया। इसके अलग अलग सॉल्यूशंस, अलग अलग तरीके, इंडस्ट्रियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंस्टीट्यूशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक विलेज में, एक सिटी में कैसे हो सकता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने कार्य किया। तो मतलब आपने ऑलमोस्ट 4 साल रिसर्च और मतलब काफी आपने थ्योरीज वगैरह सब कुछ काम किया और तब जाके आपका प्रोडक्ट बनाया। मतलब बिल्कुल, मैंने बहुत 4 बड़ी बात पेपर, है। हाँ 4 ऑफिशियल पेपर पब्लिश किए और कई सारे इसमें मैंने टेक अवेज कंक्लूजन निकाले कि क्योंकि बहुत बड़ा विषय है पानी। आप देखो तो पानी के लिए स्टेट्स में लड़ाई होती है, पानी के लिए बहुत सारे छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं और पानी को लेकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं। तो जब मैंने ये लाइन पे कार्य करना शुरू किया तो सबसे पहली चीज मैंने ये देखी और ये समझी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है, एक, और दूसरा पानी की कीमत हमारे लिए नहीं है। हम पानी को कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी, इतनी इजीली और इतनी बड़ी वॉल्यूम में मूल्य वाली चीज है, तो हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। राइट। अब जब पानी की किल्लत शुरू हो गई, जब पानी के लिए हमें कीमत अभी चुकानी पड़ रही है, तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। राइट। जब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मैंने स्टडी करना शुरू किया तो कई सारे इंस्टॉलेशंस का स्टडी किया और हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस रही है कि सेंट्रलाइज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बड़े कैंपस के अंदर एक बड़ा पीट बनाओ, पूरे रेन वाटर को उसमें आप कलेक्ट करो, उसमें कुछ पेबल्स, ग्रेवल्स, मिट्टी, सैंड, कार्बन वगैरह आप डाल दो, पानी उसमें फिल्टर होकर के जमीन में चला जाए। राइट। मदर अर्थ में जाने वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छी टेक्निक जरूर है, लेकिन हमारे जो सूखने वाले रिसोर्सेस है उसको डायरेक्टली वो लाइफ नहीं प्रदान करता है। उसमें कुछ समय लगता है उसको। जब आप 600 फुट के लेवल से पानी निकालते हैं और 200 फुट के लेवल पे पानी वापस भेजते हैं मदर अर्थ में, तो 600 की रिवर तक पहुंचने में उसको 40-50 साल का समय लगता है, क्योंकि मदर अर्थ में एक इम्परवियस लेयर, रॉक का लेयर आता है बीच में, जो किसी भी चीज को नीचे नहीं दे, कुदरत की व्यवस्था है। नहीं तो ऊपर वाला खराब पानी आपके नीचे वाले ग्राउंड वाटर को खराब कर देता। जी। तो सेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़ी कीमत आती है। एक एक पीट की कॉस्ट आती है 10-10 लाख रुपया। उसको बनाना, मेंटेन करना, उसमें पूरे ग्रेवल्स वगैरह डालना और हर साल उसको वॉश करके क्लीन करना एक बड़ी हेडेक है, बड़ी कॉस्ट है, बहुत सारा मैन पावर लगता है जी। और पहले दूसरे बारिश के बाद आने वाला पानी, मिट्टी उसमें जब जम जाता है तो उसके फ्लो रेट को कम कर देता है और पानी जाना धीरे धीरे कम होता है। दूसरे साल बिल्कुल पानी ही नहीं जाता है। अब इतना बड़ा 10 फीट बाय 10 फीट बाय 7-8 फीट का पीट है, इतने बड़े पीट में जब ग्रेवल्स आप फुल भर देते हो तो उसको बाहर निकाल के वॉश करके वापस डालना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है, खर्च भी हो जाता है। और इंडिया में तो वही कि एक बार कर दिया तो कोई फिर करता ही नहीं है। और जब पानी उसमें जाता नहीं है तो प्रीमाइसेस में वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको ड्रेनेज से कनेक्ट कर देते हैं। तो वर्षा जल आपका ड्रेनेज में जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, 0 TDS 0 हार्डनेस वाला शुद्ध पानी ड्रेनेज में जाके पॉल्यूट हुआ, फिर वो प्रोसेस के लिए जाएगा। उसको प्रोसेस करने का जो खर्चा हमें लग रहा है वो हमारे टैक्स में से जाने वाली कीमत है। करेक्ट। तो अच्छे पानी को हम मिक्स करके उसमें डाल रहे हैं, उसके लिए हम फिल्ट्रेशन करने के लिए पैसा चुका रहे हैं, और वो सिस्टम की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रेन वाटर को ले सके। वो तो सुएज के लिए बनी हुई सिस्टम है, तो ओवरलोड के बंद हो जाती है। तो सेंट्रलाइज तरीके से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाते थे और अल्टीमेटली जब आप उनसे पूछते थे तो वो यही एक ही जवाब मिलता था कि हमने बनाया है बट हमारा चलता नहीं। हाँ, ये तो कॉमन है। कॉमन एग्री। हाँ, आप कोई भी सिटी में चले जाओ, किसी भी सोसाइटी से आप बात करो
किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप बात करेंगे कि ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने किया था, कैसा चल रहा है, जी वो बोलता था किया था बट कहाँ पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी मालूम नहीं है, हमने तो प्लम्बर को बोला कि उसको देने से कना कर दिया। ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी कि हमारा थिंकिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब सेंट्रलाइज कार्य हम करते हैं तो पैसा बहुत चाहिए, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत बड़ी हेडेक है, उसकी कॉस्ट एक और बर्डन है। जब हम डिसेंट्रलाइज तरीके से सोचते हैं तो पूरे प्रीमाइसिस में जितने भी अलग अलग डायरेक्शन से पानी बाहर जाता है उसको कैप्चर करके उसके नियर बाय रिसोर्स में वापस भेज देना है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नए तरीके को इजाद करने के लिए, उसमें सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड वे में कैसे हो सकता है उसने अपना स्थान ले लिया। ठीक है। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी ऑफ नीरेन। ये है 2018 में नीरेन कंपनी को हमने ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया, नीरेन प्राइवेट लिमिटेड को। एक जो मैं काफी टाइम से सुनूं कि आपने विदाउट मतलब रेगुलर इनकम 4 साल रिसर्च करी, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि 4 साल विदाउट रेगुलर इनकम सरवाइव करके और अपने आइडिया पर सिर्फ रिसर्च करना इज अ वेरी टीडियस जॉब। तो कैसे मतलब आपको नहीं लगा था कि थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, या कि अभी साथ में जॉब भी कर लेता, रिसर्च करता और फिर क्विट करता जब आइडिया प्रॉपर डेवलप हो जाता? तो उस वक्त क्या मेंटालिटी थी आपकी जब आप नहीं, रिसर्च कर रहे थे? 2014 में सिंटेक्स छोड़ने के बाद जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैं काम कर रहा था तो मैंने साथ में कंसल्टिंग भी शुरू कर दी थी। ओके। तो कंसल्टिंग प्लस छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर के काम मुझे मिलना शुरू हो गया था, काम मुझे मिल रहा था। मैंने छोड़ने से पहले 5-6 महीने जो स्टडी किया था उसके आधार पे एक कंसल्टेंसी वर्क मेरा शुरू हो गया था। ओके। सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि जब मैंने सिंटेक्स के मैनेजमेंट को ये बताया कि मैं अपनी एक नई लाइन में बिजनेस करने वाला हूँ और मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो उन्होंने एज अ कंसल्टेंट 1 साल के लिए वीक में 2 दिन काम करना और एज अ कंसल्टेंट हमें मतलब मुझे जॉब से रिलीव भी किया और एज अ कंसल्टेंट 2 दिन आकर के काम करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। और उस 1 महीने के कार्य के लिए वीक में 2 दिन जाना है, पूरा वही कार्य संभालना है, जो नया बंदा मेरी जगह आया है उसको हैंड होल्ड करना है और उस बिजनेस को उसी लेवल पे मेंटेन हो उसके लिए पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना है। उस कार्य के लिए 50,000 रुपीज पर मंथ का रेम्यूनरेशन उन्होंने मुझे फिक्स करके दिया। ठीक है। तो मेरे लिए 50,000 रुपया पर मंथ का लुब्रिकेशन हो गया। और वो कहते ना कि जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो कायनात भी आपके साथ चलती है। राइट। तो जब मेरा इंटेंशन क्लियर था, मुझे मेरी खड़ी की हुई बिजनेस लाइन में जिसका मुझे 15-20 साल का अनुभव था, जिसको जीरो से मैंने करीब 100 करोड़ की बिजनेस लाइन खड़ी की थी सिंटेक्स में, मैंने उस लाइन में बिजनेस नहीं करने का निर्धार किया था। मैंने उनको कहा कि आई विल नेवर डील इनटू एनी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी बिकॉज इट्स माय कंपनी। ठीक है, मैं काम छोड़ रहा हूं बट वो हमेशा मेरी रहेगी। तो जब आपकी नीयत क्लियर होती है ना तो कुदरत भी आपके साथ आपके सपोर्ट में चलती है। तो पहला सपोर्ट मुझे ऐसा मिल गया। दूसरा कि जब मैंने नई लाइन में काम कार्य शुरू किया था तो मेरे जितने भी रिलेशंस थे वो उन सभी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मॉरली कहा कि आप आगे बढ़ो, कहीं पे भी आप रोकोगे, अटकोगे, फंसोगे, वी आर ऑलवेज देयर। और 1 साल का लुब्रिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ऑलरेडी मैंने 3 साल का प्रोविजन कर रखा था और फॉर्चुनेटली कंसल्टिंग के छोटे मोटे असाइनमेंट मुझे पहले महीने से मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस था काफी। हाँ, वो कर रहे। तो उस वजह से पैसे की दिक्कत नहीं आई और अच्छा काम शुरू हो गया। और मैं डीप मतलब इसमें कुछ पेपर्स मैंने पब्लिश किए, इसमें और डेप्थ में मैंने जाना शुरू किया। तो जमीन पे गिरने वाले पानी को फिल्ट्रेशन करके मदर अर्थ में रिचार्ज करने की अलग अलग टेक्निक्स पे कार्य किया। वो टेक्नोलॉजी को हमने पैटेंट भी किया और
एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है। बट हमेशा ये रहा करता था मन में कि इतना बड़ा देश है, कॉमन मैन सेंट्रिक कार्य जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम भी बड़े स्केल के बिजनेस को नहीं अचीव कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट हमने डिजाइन की थी कॉम्पैक्ट इंजेक्शन मोल्डेड, जिसमें एक मोल्ड बनता है जिसकी अच्छी खासी लागत आती है। अब वो उस लागत के लिए कोई फंड इतना बड़ा हमारे पास था नहीं, राइट। और उस समय हमारा गांधीनगर में EDII करके इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्रेडल उनकी जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन बॉडी है वहाँ पे हमारा इंक्यूबेशन था। ओके। और HDFC बैंक के ह्यूमन को इम्पैक्ट करने वाले 4000 स्टार्टअप्स का उन्होंने एक कंपटीशन रखा था। ठीक है। और उस कंपटीशन में फॉर्चुनेटली हमारा सिलेक्शन हो गया। इंडिया के 4000 स्टार्टअप्स में से उनको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया एंड उन्होंने हमें 10,81,000 10.81 लाख रुपीस का ग्रांट दिया। ओके। That was the first step towards making Niren a actual physical reality. और मार्च में कोविड का लॉकडाउन आ गया। राइट। तो 1-1.5 महीने के लिए वो प्रोसेस डिले हुआ। फिर मई एंड में उन्होंने फाइनल ट्रायल लिया और इट वाज ओके। जून में हमने फिजिकली 200 पीस का प्रोडक्शन लेकर के फिजिकली पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। दैट वाज जून 2020, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। और 2020 में जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, फॉर्चुनेटली कोविड का समय था, सब अपने घर में थे, एवरीबडी वाज बिजी ऑन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। तो उस समय का हमने पूरा इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया सोशल मीडिया के द्वारा, जितना हो सके उतना। और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसके ट्रायल इंस्टॉलेशंस किए, जितने भी यूजर्स थे उनके साथ रह करके उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि जून के बाद बारिश का समय आया, उसमें वो परफॉर्मेंस हमने किया। पहला साल हमारा 16 लाख रुपए के रेवेन्यू से संपन्न हुआ। दैट वाज द ईयर 31 मार्च 2021। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 वाला साल, पहला साल। ऑलमोस्ट आपको 6 साल लग गए मैन्युफैक्चर, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब अमेजिंग बात है, क्योंकि एक चीज में मुझे लगता है कि आजकल के एंटरप्रेन्योर्स या आज जो भी कोई कुछ शुरू करना चाहता है, 90% में सबको नहीं करा, 90% केस में कहता हूँ कि बहुत जल्दी रहती है कि आज शुरू करा और बस 1 साल में सक्सेसफुल हो जाए या अर्निंग मतलब हो जाए। तो मुझे ये इससे चीज मतलब मैं मानता भी था कि यार पेशेंस बहुत जरूरी है। आप कुछ शुरू कर रहे हो, मिनिमम 2 साल आप विदाउट रेवेन्यू करने का उस काम को दम रखो, तभी आप मतलब उसको लॉन्ग टर्म कर पाओगे। हाँ, वरना अगर शॉर्ट टर्म में ही आप मतलब सिर्फ मनी के पीछे कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नहीं वो, और जब तक आपका स्टडी, आपका रिसर्च, आपका प्रोटोटाइप, आपके ट्रायल इंस्टॉलेशन, उसके फीडबैक, उसके मॉडिफिकेशंस, ये आपकी इनिशियल प्रोसेस है। जब तक ये नहीं होती है तब तक आप एक्चुअल मोल्ड बनाने की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मोल्ड तो वन टाइम बनना है, वो रिवर्स तो हो नहीं सकता। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी क्रिटिकल चीज है वो, तो उसको जो समय बेयर मिनिमम चाहिए वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, और जल्दी किया तो उसमें आप और ज्यादा पीछे आ जाएंगे। करेक्ट। मतलब आप ऐसी गलती कर बैठेंगे कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैंने ये कर लिया होता तो अच्छा होता। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका, सब कुछ होने के बाद आपको ये लगता है कि अब ये करना रह गया, उसके लिए आप नया मोल्ड तो बना नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। सही बात है। आपने तो बहुत मेहनत करके जुटाए हैं, जो करना है उसी में से आपको करना है। तो भले उसमें थोड़ा सा समय जाए, हाँ, उस समय आपके सर्वाइवल के लिए आपको कुछ इनकम रखनी है। राइट। आपका ये दृष्टिकोण या ये आपका सोच रखना है कि आपके सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलती जाए, आपका बाकी का समय उस पर फोकस हो, ताकि आप वो छोटे से सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आप डिप्रेशन में ना आ जाए, आप ये फील ना करने लगे कि यार ये तो मेरे को अभी कुछ भी इनकम नहीं है और मैं इसको छोड़ करके दूसरा कुछ कर लूँ। साथ में आप अपना सर्वाइवल के लिए
आपका इनकम का एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना के रखिए छोटा मोटा। यार आपके जो मतलब सर्वाइवल कॉस्ट है वो निकल जाए, चाहे वो खाने पीने की हो, हाँ वो जो भी आपको भी एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, बस बस उतना। नहीं निकल ली। और बाकी आपका सारा टाइम आप जो स्टार्टअप कर रहे हो या आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हो वो उसमें लगाना है आपको। उसमें फोकस करना है, उसके पेपर स्टडी करना है, उसके ऊपर पेपर्स पब्लिश करना है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, लोगों से मिलना है। कितना एवरेज टाइम आप काम करते थे इस पूरे 6 साल में? जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उससे पहले कितना मतलब डेली आपका वर्किंग आवर्स क्या रहता था? इसमें वर्किंग आवर ऑलमोस्ट 12 घंटे हो जाते थे मेरे। 12 घंटे। और सिंटेक्स छोड़ने के बाद जब मैं दोनों कार्य कर रहा था 1 साल तक। 1 साल तक, तो एक्सट्रीम इतना काम हुआ कि हर हफ्ते 4 से 5 दिन का ट्रैवलिंग, अर्ली मॉर्निंग से 11:30-12 बजे तक रात का काम होता था। तो मार्च आते आते इतनी हालत मेरी खराब हो गई, मुझे 4 दिन के लिए एडमिट करना पड़ा। आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर डेज। और उसके बाद मैंने कहा कि अब सिंटेक्स में तो ज़्यादा नहीं हम कंटिन्यू कर पाएंगे, लुब्रिकेशन ठीक है 1 साल का हमें हो गया, अब हमें सिर्फ एक ही लाइन पे फोकस करना है, नहीं तो हेल्थ भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। राइट। तो उसके बाद सिंटेक्स का कार्य छोड़ दिया और सिर्फ इसी पे फोकस किया। बट एवरेज 6 घंटा एवरी डे का इसके ऊपर काम होता था। दूसरा काम कुछ प्रोजेक्ट कर लिया, कुछ रेवेन्यू के लिए कार्य कर लिया। मतलब आप 50-60% डेली नीरेन पे काम कर रहे हैं सिर्फ इसमें विदाउट अ फेल। विदाउट उसमें फील्ड ट्रायल्स भी किए, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के किए, अलग अलग टेस्ट करवाए, प्रोटोटाइप अलग अलग टाइप के बनवाए, तो काफी सारा उसमें समय जाता था। राइट। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन ये आ रहा था कि फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी होता है अगर कोई शुरू कर रहा है कुछ भी, क्योंकि वेटिंग पीरियड बहुत है और मुझे लगता है उस वक्त आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी घर की, तो कैसे मतलब मैनेज करा, फैमिली को कैसे समझाया, और वो सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए? नहीं, सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट जो होता है वो फैमिली होता है। ओके। अगर फैमिली दुविधा में है आपको लेकर के, तो कभी भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको एक सेफर साइड पे छोटा मोटा फंड अपना तैयार रखना है ताकि फैमिली की सर्वाइवल का इश्यू ना हो, और अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा करके उनको अपना विजन शेयर करना है कि ये मेरा विजन है और मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है। अगर कुछ दिक्कत आ गई तो हम इस तरह से सरवाइव करेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे दिक्कत नहीं आएगी, हमारे रहने पे, खान पान पे ऐसी कोई बड़ी आपत्ति नहीं आएगी। जब तक वो विश्वास आप उनको नहीं दिलाओगे, उनको हमेशा शंका रहेगी, और जब तक वो शंका है तब तक वो आपको 100% सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके विजन में स्टेक होल्डर बन के काम नहीं करेंगे। राइट। तो आप उनको क्लैरिटी दीजिए कि दिस इज व्हाट इज माय विजन, दिस इज माय प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये है, ये नहीं चला तो ये है। जब तक वो क्लैरिटी आपने उनको नहीं दिया है तब तक ही दुविधा का प्रश्न है। जिस दिन आपने अपना विजन उनसे पूरा शेयर कर दिया और कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना डिटर्मिनेशन, अपनी बात उनको बताई कन्विंसिंग तौर पे, मुझे लगता है फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर जो है वो फैमिली का सपोर्ट होता है। राइट। बहुत सही। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये रहता है कि मेरे साथ लोग खड़े हैं, दे ट्रस्ट मी, दे आर देयर विथ मी इन माई विजन, और कुछ भी दिक्कत आएगी तो दे आर देयर एज बैकबोन। राइट। बहुत ही अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो और अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो भले ही आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा ना भी चल रहा होगा, बट आप पेशेंस और वो लूज नहीं करोगे कि यार हाँ यही मेरी फील्ड है, मुझे इसमें आगे करना। अगर फैमिली साथ है तो आप किसी भी पॉइंट पे दिक्कत में भी आ जाओगे तो फैमिली बोलेगी आप चिंता मत करो, राइट यार आप करो। आप करो, ठीक है। अब फिर से आते हैं 2021 में, आपने पहला साल नीरेन में काम किया और रेवेन्यू भी आ गया 16 लाख का। फिर दूसरे साल की क्या स्टोरी रही और उस पर कैसे मतलब प्रोग्रेस किया आपने? हाँ, तो एक तो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया था, हम भी खुश थे कि एक हमने जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, क्योंकि एक तो आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, राइट।
दूसरा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का स्टार्टअप, बहुत बड़ी स्ट्रगल, और तीसरा कि ऐसी बिजनेस लाइन जो बहुत नीश है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं इसलिए ज़्यादा खुश था कि चलो एटलीस्ट हम इसको शेप दे पाए। अभी हमें आगे की जर्नी पे फोकस करना है। तो 2020-2021 के साल में प्रोडक्ट लॉन्च करके जो भी बिजनेस हम कर पाए, करीब 16 लाख की रेवेन्यू हम अचीव कर पाए थे। और 2021 में हमने ये सोच किया कि इसको हमें एक अच्छे स्केल पे ले जाना है। अब प्रोडक्ट को अच्छे स्केल पे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला इनोवेशन जो हमारा तैयार हो गया, उसको एक्चुअल शेप मिल गया, मोल्डेड प्रोडक्ट बन के आ गया, उसके इंस्टॉलेशंस हो गए, उसके फीडबैक आ गए, उसके ट्रायल्स पास हो गए। तो प्रोडक्ट टेक्निकली कमर्शियली लोगों को एक्सेप्टेबल था। तो प्रोडक्ट मार्केट फिक्स हमारा हो गया, एंड हम भी खुश थे कि चलो इसको अभी फोकस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा सबसे पहला मॉडल हमने लॉन्च किया था, स्टेनलेस स्टील फिल्टर एलिमेंट के साथ था, SS304 का कर्व्ड फिल्टर एलिमेंट, जो कि नॉन क्लॉगिंग नॉन चॉकिंग वेज वायर टेक्नोलॉजी से बनता है। और उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्रीमियम मटेरियल है, प्रीमियम प्रोसेस में बनता है। तो हमारा पहला मॉडल था नीरेन का नीरेन SS मॉडल, जिसकी MRP थी 6,500 रुपये की। 6,500 रुपये में ये प्रोडक्ट कोई भी घर में या संस्थागत बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में लग जाए तो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट की छत से एक साल में, अगर आप अहमदाबाद जैसी जगह में है तो 60,000 लीटर पानी बचाएगा। 60,000। अगर मुंबई में है तो वही यूनिट आपका करीब 2.5 लाख लीटर पानी बचाएगा। अगर आप बेंगलोर में है तो करीब 1 लाख लीटर पानी एक साल का बचाएगा। और ये प्लग एंड प्ले रेडी टू यूज डिवाइस हमने बनाया था, जिसके लिए कोई और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी लोकल प्लम्बर इसको लगा सकता है, ताकि आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दी तो किसी भी प्रोस्पेक्ट को या क्लाइंट को टेंशन नहीं है कि आपका प्लम्बर कब आएगा, आपका प्रोफेशनल कब आएगा। अपने खुद के प्लम्बर से वो लगवा सकता है। इतनी सरल हमने डिजाइन की थी, और मोल्डेड कंपोनेंट था, एवरीथिंग इज सप्लाइड फ्रॉम द फैक्ट्री। आधे घंटे के अंदर प्लम्बर प्लम्बिंग के मटेरियल को ले आकर के इजीली इसको लगा सकता था। तो ये हमारा पहले साल जितना भी चीज हमने सोचा था वो एक्चुअल शेप में भी आ गया, और लोगों ने भी उसके फीडबैक बहुत पॉजिटिव दिए, एंड वी वर वेरी मच एक्साइटेड कि अभी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट 2021 में बिजनेस तो हो ही रहा था हमारा, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जैसा देश, जिसमें 18 से 20 करोड़ तो सिर्फ हमारे यहाँ घर है, और हर साल हमारे देश में 50 से 55 लाख नए घर बनते हैं। बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स। तो इतने बड़े देश में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 50-60% लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल, इतनी बड़ी गैप होने के बावजूद भी हम लोग एक साल के 1000 पीस भी नहीं बेच पा रहे थे। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ वरी, दैट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन विद इन द टीम कि हम लोग क्यों बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ, जो कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो चुका है, जिन्होंने लगाया है वो दूसरे कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक पॉइंट उभर के ये आया कि पानी की हमारे देश में जो किल्लत है, ज्यादातर वो किल्लत सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में है। ज्यादातर वो किल्लत ऐसे लोगों को है जो मिडल या लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंडिया लिव्स इनटू विलेजेस, इंडिया लिव्स इनटू सेमी अर्बन एरियाज, और वहाँ पे पानी की बहुत स्ट्रगल है। आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, गुजरात के कई इलाकों में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, तो पानी के लिए उनको 4-4, 5-5 किलोमीटर तक आज भी जाना पड़ता है। पूरे गांव को
गांव के अगर डगवेल से पानी लेना है और उस डगवेल को आप देख लोगे तो आप उस पानी को यूज में भी नहीं लोगे। इस तरह का पानी होता है जो पानी को ले जा करके खुद उबाल करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको अपने यूज में लेते हैं। इतनी स्ट्रगल होती है। तो एक चीज ऐसी हमारी टीम के डिस्कशन में उभर के आई कि हमारा 6,500 रुपए का यूनिट जब कोई बंदा इसको खरीदता है और लगवाता है तो 2-3 हजार रुपए का प्लम्बिंग का सामान लगता है और जो प्लम्बर इसको लगाता है उसकी कुछ मजदूरी लगती है। तो प्रोडक्ट की इंस्टॉल्ड कॉस्ट जो है 10,000 रुपए के ऊपर चली जाती है। 11,500-12 हजार में इंस्टॉल होता है। करेक्ट। तो जब कस्टमर नीरेन खरीदने के बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग करता है तो पहले उसके दिमाग में 12,000 रुपए का बजट आ जाता है। राइट। और एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अभी भी ये बड़ी कीमत है। एग्जैक्टली। वो 2 बार सोचता है कि चलो इसको फिर बाद में प्लानिंग करेंगे, अगले मानसून में देखेंगे। वो सोचता है कि चलो अभी तो काम चल ही रहा है, जब तक वो एकदम इमीडिएट कंसर्न नहीं तो आदमी उसमें पैसा लगाना थोड़ा बचता है जी। और आप ऐसे ग्रुप की बात करो जिनका मंथली इनकम ब्रैकेट ही 20,000 के नीचे है। राइट। तो अपनी मंथली इनकम का 50% स्पेंड करना सिर्फ इसके ऊपर, वो भी उसको बहुत दिक्कत आती है। राइट। तो हमने जब ये डिस्कशन कर रहे थे हम टीम में तो एक ऐसा क्वेश्चन आया कि अल्टीमेटली हम लोग कस्टमर को एक ऐसा तरीका दे रहे हैं जिससे कि वो रेन वाटर फिल्टर्ड सॉफ्ट फॉर्म में पा सके। आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, आप NASS का क्लाउड फिल्टर बनाया, आपने सब कुछ किया है, वो आपके लिए है। यूज करने वाले जो हमारे यूजर है उनको तो सिर्फ सॉफ्ट फिल्टर्ड क्रिस्टल क्लियर रेन वाटर से लेना देना है। मतलब है उन्हें बस। उनको ये मतलब नहीं आप किस चीज के अंदर से इसको फिल्टर कर रहे हो। राइट। तो हम ठीक है, हमने हमारे इनोवेशन की स्टेज पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश जरूर की, बट कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर जा रही है। हाँ, जो टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर जा रही है। तो हम एसएस की छलनी जो बनाई है, एसएस की जो फिल्टर हमने बनाई है, क्यों ना हम उसकी कॉस्ट कम करें जी। और ये पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कशन में रहा कि हमारे कस्टमर को तो फिल्टर्ड पानी से मतलब है, चाहे आप उसको सोने से फिल्टर करो, सिल्वर से करो, एसएस से करो, HDPE से करो, कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम होनी चाहिए। उसको कोई लेना देना नहीं है। वो टेक्निकल चीजें हमारे लिए है, टेक्नोक्रेट्स के लिए है। राइट। यूजर को तो एक्सपीरियंस चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो हमने वहां पे एक HDPE के क्लॉथ का डबल लेयर में 2 बार पानी उसमें से फिल्टर हो जाते समय ऐसा एक क्लॉथ पे PU कोटेड, सिंपल PU कोटेड फ्रेम पे हमने नया फिल्टर एलिमेंट बनाया। उसके कुछ ट्रायल लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमें। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ फिल्ट्रेशन हमारे SS फिल्टर के इक्विवेलेंट मिल रहा था। तो हमने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड SS के साथ हमने नीरेन अल्ट्रा करके HDPE के डबल लेयर फिल्टर एलिमेंट वाला नया मॉडल लॉन्च किया, जिसकी कीमत हो गई सिर्फ 2,950। 50% रिड्यूस कर दिया, 50% से भी कम हो गई, प्रोडक्ट कॉस्ट 3,000 रुपए से कम। अब जब हमने इसकी कॉस्ट को 2,950 किया और लोगों को प्रेजेंट किया तो लोगों को अप्रीहेंशन था कि यार सिर्फ 2,950 में है तो कैसी लाइफ रहेगी, किस तरह से ये आगे चलेगा। हमने प्रोडक्ट को 10 साल की वारंटी के साथ लॉन्च किया। राइट। कि इसको कुछ भी होता है 10 साल में हम इसको आपको फ्री में दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे, नया भेज देंगे आपको। क्योंकि उस HDPE क्लॉथ की इतनी अच्छी क्वालिटी है, 7, 8, 9 साल तक उसको कुछ होता नहीं है। अगर आपने उसको मेंटेन किया तो 20 साल तक भी उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसकी डिजाइन ऐसी है कि स्लोप में कर्व्ड फिल्टर एलिमेंट रखा है। जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो फिसल करके नीचे चली जाती है। क्लॉथ के ऊपर किसी भी प्रकार का कभी भी लोड नहीं आता है। पानी सीधा उसमें फिल्टर होकर आगे क्लीन वाटर आउटलेट में चला जाता है। तो आपके फिल्टर एलिमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं आ रहा है। जो भी लोड आ रहा है वो PU फ्रेम के ऊपर आ रहा है। राइट। तो क्लॉथ की तो लाइफ वैसे भी लंबी है, उसको कुछ होने वाला नहीं है।
और हमने इसके शुरुआत इंस्टॉलेशन शुरू किए। इसके ऊपर जम करके हमने लोगों को अवेयरनेस फैलाई, कंसल्टेंट्स से मिले, उनको कन्विंस किया और 2950 के प्राइस बैकेट से हमें एक अच्छा ग्रोथ मिला। राइट। मतलब हमने 2021 अप्रैल से शुरुआत करके 2022 के मार्च तक 16 लाख के बिजनेस को सिर्फ 16 लाख तक करने के लिए भी हमें स्ट्रगल हो रही थी बिकॉज ऑफ द प्राइस कंपोनेंट। हम 35 लाख रुपीस तक का बिजनेस अचीव कर पाए, 100% ग्रोथ। 100% ग्रोथ पर कर पाए। और वो जो ग्रोथ आया वो सिर्फ अल्ट्रा मॉडल से आया। हम ऐसे क्लास को टच कर पाए जिन्होंने कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना सोचा था लेकिन बजट की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया था, करते ही नहीं थे या बोले थे ये हमारे बस की नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने ना 2 क्वेश्चन मुझे आया। हाँ। पहली चीज कि आपने अपने हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो क्या आपको ये आइडिया कस्टमर के कॉन्वर्सेशन से आया कि यार हमें सस्ता मॉडल लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि सेल्स तो हुई 16, मुझे पता कि जैसे 16 लाख कम थी, वो फर्स्ट ईयर की सेल थी। हाँ। तो आप फर्स्ट ईयर में ही कैसे पता चल गया कि यार हमें एक चीप मॉडल की जरूरत है? बहुत बड़ा मतलब वो है कि क्योंकि कई बार सालों निकल जाते हैं तब एंटरप्रेन्योर को पता चलता है कि यार हाँ कुछ इशू है मेरे प्रोडक्ट का। हाँ। तो हाउ डिड दैट हैपन? और दूसरी चीज जो मैं आपसे ये पूछना था कि फर्स्ट आपने जो कुछ कस्टमर्स थे उनको एक्वायर कैसे किया? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेल्स सबसे बड़ा चैलेंज होती है। तो ये 2 मेरे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे। तो पहली चीज ये थी कि जब 16 लाख का हमने बिजनेस अचीव किया और जैसे मंथली सेल्स बनता है कुछ कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेल्स मिलनी चाहिए जब आप एफर्ट कर रहे हैं तो। राइट। तो हमारे एफर्ट को बहुत ही समय लग रहा था। मतलब हम जब लोगों को अप्रोच करते थे तो पहली बात ये आती थी कि 6500 का यूनिट प्लस दूसरी सारी खर्चे ये वो मिला के इसकी कीमत 10,000 से ऊपर चली जाती है। तो लोग फिर भी बहुत हेजिटेट करते थे। मतलब हमारे हर डिस्कशन में एक पॉइंट ये आता था कि इसको अगले साल सोचेंगे। कई सारे कस्टमर्स ऐसा कहते थे कि बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हम सोच करके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो जब वो डिसीजन पोस्टपोन करने थे उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हुआ करता था वो हमने एनालाइज किया। ओके। तो जब वो पोस्टपोन करता था तो उसका एक ही रीज़न होता था कि यार इसको थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, 10-12 हज़ार का, अगले साल सोचेंगे। सो हर बार वो बिजनेस को कन्वर्ट करने से पहले जो पोस्टपोन हो जाता था उसका रीज़न इकोनॉमिक वायबिलिटी था। जब कस्टमर आपको फीडबैक देता है ना कि साहब आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा बजट बाहर चला जाता है, और ये कॉमन फीडबैक था बहुत सारे कस्टमर्स का, स्पेसिफिकली उनका जिनके सेल पोस्टपोन हो गए थे क्योंकि नया बिजनेस था, कस्टमर अक्वायर करने की स्ट्रगल थी। एक एक क्लाइंट की इंक्वायरीज को हम पर्सनल अटेंड करते थे, समझते थे, लगाते थे। लगाने के बाद इंजीनियर जाके विजिट करता था। मानसून सीजन में हम 2-2, 3-3 बार कॉल करते थे, पानी आ रहा है, फिल्टर क्या भर रहे हैं, कितना पानी भरा, भरने के बाद आपने टेस्ट कराया कि नहीं, क्या फीडबैक रहा। हमारे बंदे जाकर के उनके छोटे मोटे वीडियोस लेते थे, उनके फीडबैक लेते थे। तो कॉमन फीडबैक ये था कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के अभी अवेयरनेस की शुरुआत हुई है, आपके प्राइस में अभी भी गुंजाइश होनी चाहिए, आप प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो देखिए। हमने उस फीडबैक को सीरियस ले लिया कि अगर हमें बड़े वॉल्यूम का बिजनेस करना है, 16 लाख से सिर्फ 35 लाख करना है या 50 लाख करना है तो ठीक है, तो उसके ऊपर जो थोड़े ज़्यादा एफर्ट करने से उसी मॉडल से काम चल जाएगा। बट हमारा विजन बहुत बड़ा था। हमारा विजन ये था कि हमें हर घर तक पहुंचना है। तो पर पीस हमें जो भी हमारी लागत थी, हमारी जो कीमत थी, वो ऐसी होनी चाहिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो। राइट। और उस ग्रुप के लोगों को पॉकेट फ्रेंडली हो जिनको एक्चुअल पानी की किल्लत है। So it is a group of people, it is a group of community, group of the regions जो सेमी अर्बन और विलेज क्षेत्र में बसे हैं, जिनकी मंथली इनकम 20,000 से कम है, जिनको पानी का खर्च है, पानी की किल्लत भी है और पानी की क्वालिटी से भी दिक्कत है। जैसे कि किन लोगों की धरातल में बहुत ज़्यादा TDS का पानी आता है,
कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी में इतना ज़्यादा फ्लोराइड है कि वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत नीचे के लेवल से आता है, तो वो बोरवेल रीजन में एक ही होता है, तो सबको वहाँ जा कर के पानी लेके आना पड़ता है। तो इस तरह से हमने जोग्राफिकल, इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल लेवल की ग्रुप्स आइडेंटिफाई की, और उसमें एक कॉमन पॉइंट ये था कि सेमी अर्बन और विलेज क्षेत्र के इस प्रकार के लो एंड मीडियम इनकम ग्रुप के लोगों को हमारी प्रोडक्ट जो है एक अच्छी सी ह्यूमन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और उस ग्रुप में अगर हमें प्रोडक्ट पोजीशन करनी है, वहाँ पे प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचना है, उनकी लाइफ को सरल बनाना है, तो हमारा प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और तब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुरू हुआ कि हम जो पानी फिल्टर कर रहे हैं वो फिजिकल इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने के लिए आपको एसेस की आवश्यकता है ही नहीं। इट इज़ अ फैंसी वर्ड फॉर पीपल हु कैन फैसिनेट एंड हु कैन अफोर्ड। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए मैं एसेस का बाय कर रहा हूँ, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मैं हार्वेस्टिंग से वंचित रहूँ, तो वो टेक्नोक्रेट्स की गलती है, वो उनकी गलती नहीं है। 35 लाख का बिजनेस जब अचीव किया तो वी आर वेरी हैप्पी कि लास्ट ईयर के सामने हमने बिजनेस को डबल किया। ऑल्दो इट वाज अ लो बेस, बट बिजनेस डबल करना हमारे लिए एक अच्छी खुशी थी। और जम के हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब बैक टू बैक हम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, डायरेक्ट मेलिंग कर रहे थे, कंसल्टेंट्स जितने भी प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात कर रहे थे, जितने अभी डेटाबेस हमने एग्जीबिशंस के माध्यम से क्रिएट किया हुआ था उन सबको हम फोन कॉल के माध्यम से हमारी अलग अलग सिटीज़ के अंदर नए डीलर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे, एंड थिंग्स वर गोइंग स्मूथ। लेकिन जो 35 लैक्स के माइलस्टोन पे जो हमें स्ट्रगल थी जब हमने शुरू किया, उसी प्रकार की स्ट्रगल दिख रही थी फिर से कि यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं आप अच्छा काम करते हैं, बट समहाउ वो सेल्स कॉल कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, या 10 कॉल में शायद एक कॉल कन्वर्ट होता था, 20 कॉल में एक कॉल कन्वर्ट होता था। हमारी टीम के लोग जब कॉल कर रहे थे तो उस कॉल का रिकॉर्डिंग हम सुनते थे बार बार। लोगों के साथ जब हमारे डीलर्स का इंटरेक्शन होता था, हमारी सेल्स टीम का इंटरेक्शन होता था, मेरा खुद का बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के ज़्यादा कंसर्न थे, और सबका ये होता था कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, सो पॉजिटिव, सो गुड, बट वो सेल्स एक्चुअल रेवेन्यू में नहीं कन्वर्ट होता था, क्योंकि सबके पास रेन वाटर को हार्वेस्टिंग को लेकर के कोई ना कोई स्टोरी थी, कोई ना कोई बात थी जी। एंड जैसे आपने सुना है कि भाई हम बचपन से सुनते आए हैं पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, ये इतने अच्छे गोल्डन वर्ड्स हैं लाइक सॉरी एंड थैंक यू, लेकिन इन शब्द को हमने इतनी बार यूज किया है कि ये शब्द अपनी संवेदनशीलता घुमा चुके हैं। दीज गोल्डन वर्ड्स हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ टाइम। मैं जब आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपके हृदय में कुछ भाव नहीं आता है, आपको कुछ फील नहीं होता है कि इन्होंने मुझे कुछ अच्छा वर्ड बोला। राइट। जब मैं आपको सॉरी कहता हूँ तो यू फील ओके, मतलब वो एक फॉर्मेलिटी सा बन गया है। वैसे ही पानी बचाओ या वर्षा जल, जल है तो कल है, ये चीज हम इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि हमारा माइंड, हमारा हृदय इसको किसी भी प्रकार का पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देता है। उसके लिए सिर्फ ये शब्द आए और चले गए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के ऐसा स्पेसिफिकली हुआ, तो जब हम बात करते थे लोगों से तो लोग हमें रिएक्ट करते थे कि भाई आप हमें एडवाइस कर रहे हैं, हमें तो मालूम है ये कैसे होता है, मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सुनते आया हूँ, पढ़ते आया हूँ, 6 स्टैंडर्ड की किताब में था, मेरे घर पे ये हुआ था, मेरे दादा ने किया था। नहीं, और लोगों के मन में ये भी होता है कि यार अपने आप रिचार्ज देगा, हम क्यों करें। अपने आप रिचार्ज, कई सारे लोग ऐसे ही बोलते थे कि वो पानी गिर रहा है तो जमीन में ही जा रहा है, तो आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, तो वैसे रिचार्ज ही हो रहा है। तो मैंने एक चीज सीखी कि लोगों की जो मान्यताएं हैं
लोगों के जो परसेप्शन है, लोगों के जो बिलीफ है, उन बिलीफ को तोड़ने का जब आप काम करोगे या परसेप्शन को चेंज करने का काम करोगे तो पूरी जिंदगी आपकी स्ट्रगल जारी रहेगी। आपको उन परसेप्शन में अपनी बात को बिठाना है इन अ वेरी पॉजिटिव स्पिरिट। जब आप उनके परसेप्शन को बदलने जाएंगे तो उनके स्वाभिमान पे, उनके ईगो पे वो असर होगी और हमेशा के लिए आप उनको एज अ कस्टमर गंवा देंगे। सही। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमें उनके परसेप्शन में हमारी बात को कैसे पॉजिटिवली बिठाना, दैट इज अवर चैलेंज। अवर चैलेंज इज नॉट टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग इसी में जिंदगी लगा देते हैं राइट। कि मैं ये चेंज कर दूंगा। आपको चेंज तो वही करना है जो आपके जहन में है, जो आपने सोचा है, बट तरीका उनके परसेप्शन पे आप उसको कैसे बिठा सकते हो वो ढूंढना, वो चैलेंज है। तो जैसे ही हमारे सेल्स की टीम के रिकॉर्डिंग हमने सुने तो एक कंक्लूजन हमने निकाला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का इंपॉर्टेंस जो है वो लोग नहीं समझ रहे हैं। राइट। और जो लोग इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस समझते हैं वो आपकी बात को एडवाइजर के स्वरूप में ले रहे हैं, एज इफ यू आर एडवाइजिंग देम। जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, दे फील ऑफेंडेड कि यार आप मुझे सिखा मैं तो पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। एवरीबडी हैज देयर ओन लर्निंग इन द लाइफ टाइम। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो बिजनेस है और सामने वाला अगर ऑफेंसिव फील करता है तो हम थोड़ी हमारी दुकान बंद कर देंगे। सही बात। We said we have to find some solution now. There is a gross mistake in our communication. हम लोगों को बोलते हैं पानी बचाओ तो वो तो एडवाइजर का फॉर्म हो गया। हमारा जो टैगलाइन है, हमारी जो बात करने की जो रीत है वो सामने वाले को एडवाइस करने की बात कर रही है, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगी। एंड वी हैव टू रियली लुक इनटू द वे वी कम्युनिकेट। तो हमारे टीम ने कहा कि सब काम ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है तो क्या बोलेंगे उनको। और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, काफ़ी थिंकिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हमने नोट की पेपर पे। एंड समथिंग स्टक इन माई माइंड कि हम पानी बचाने की क्यों बात कर रहे हैं। पानी बचाने की बात सालों से लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। हर गांव की दीवार पे लिखा है पानी बचाओ, है कि नहीं? राइट। हर स्कूल पे लिखा हुआ रहता है। कितनी जगह टीवी में कितने कमर्शियल्स आते हैं जिसमें पानी बचाने की बात है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ वाटर कैंपेन्स। हम क्यों इसकी बात करते हैं? आई थिंक हमारी डायरेक्शन गलत है। तो हमने कहा कि पानी बचाना है, वर्षा जल बचाना है, कहाँ पे? तो जब वो वर्षा जल, वो बंदा जहां से पानी ले रहा है वहां पे हमें बचाना है। तो वो क्या है? वो पानी का रिसोर्स है। पानी का रिसोर्स हर बंदे के लिए अलग अलग है। मेरे लिए सिटी के अंदर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है तो वो मेरा पानी का रिसोर्स है। आप सेमी अर्बन एरिया में बसे हुए हैं, तालुका प्लेस में हैं, आपके लिए बोरवेल से पानी आ रहा है तो वो आपका पानी का रिसोर्स है। बंदा गांव में है, वो हैंडपंप के ऊपर उसकी अगर पानी की रिक्वायरमेंट निर्भर है तो हैंडपंप उसके पानी का रिसोर्स है। किसी के पास लोकल रिवर है तो रिवर उसका पानी का रिसोर्स है। तो पानी के रिसोर्स में जब हम रेन वाटर बचाते हैं तो उस रिसोर्स के अंदर पानी की क्वांटिटी बढ़ती है, उसका स्तर ऊपर आता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और उसी कारण से वो रिसोर्स हमेशा हेल्दी रहता है। अगर रिसोर्स हेल्दी है तो उसको हमेशा पानी मिलता है। तो हमारा ध्यान पानी को रिसोर्स में ले जाने की ओर होना चाहिए, न कि पानी की ओर कि पानी बचाओ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो लेट अस शिफ्ट our focus from rain water to the resource of water. अब रिसोर्स ऑफ वाटर के ऊपर हम फोकस करेंगे तो क्या करेंगे? वहां पे हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक बात उभर के आई कि विच इज द मोस्ट कॉमन
रिसोर्स ऑफ वाटर दैट इज वरिंग पीपल। लोगों के दिमाग में कौन से रिसोर्स को लेकर के ज्यादा डर है, तो वो है मदर अर्थ का पानी, जो ग्राउंड वाटर जिसको हम कहते हैं, भूगर्भ जल कहते हैं, वो आता है बोरवेल के माध्यम से। बोरवेल मतलब जमीन के अंदर एक आप ड्रिलिंग करते हैं, एक पाइप लगाते हैं, बड़ी वाली केसिंग पाइप, उसके नीचे एक कॉलम पाइप लगती है जिसके एंड में एक पंप लगता है। वो पंप को जब आप ऑन करते हैं तो पानी बाहर आता है। अब उस पानी का लेवल जब नीचे चला जाता है तो पानी मिलना कम हो जाता है। इस भूगर्भ जल की स्तर नीचे जा रही है, सबको मालूम है। हर रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में इसको लेकर के एक प्रेस नोट जरूर आती है कि भाई ग्राउंड वाटर नीचे जा रहे हैं, भूगर्भ जल नीचे चला गया, उसकी वजह से पानी में इम्प्योरिटी बढ़ गई। हमारे ईस्टर्न रीजन में आर्सेनिक मिल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत सारे क्षेत्रों में यूरेनियम मिला है, गुजरात के कई सारे क्षेत्रों में फ्लोराइड मिल रहा है, राजस्थान में तो 90% फ्लोराइड और बहुत सारी पानी में अशुद्धियां जमीन के अंदर है। तो सबको ये मालूम है कि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। राइट। सबको ये मालूम है कि ग्राउंड वाटर नीचे जाने की वजह से बोरवेल सूख जाते हैं। तो हमें न पानी की बात करनी है न ग्राउंड वाटर की बात करनी है, हमें बात करनी है जिस की वजह से उसको पानी मिलना बंद हो जाता है उसकी। तो बोरवेल जो है वो सबसे कॉमन रिसोर्स पानी का है जिसके ऊपर 80% जनता निर्भर है। एग्जैक्टली जी। तो हमने कहा कि लेट अस टॉक अबाउट दी बोरवेल एंड द प्रॉब्लम ऑफ ड्राइंग ऑफ बोरवेल। बोरवेल को सूखने की हम बात करें लोगों से, हमें रेन वाटर शब्द यूज नहीं करना है। वी मस्ट चेंज अवर नरेटिव, वी मस्ट चेंज द मेटाफोर, वी मस्ट चेंज द वे वी कम्युनिकेट एंड लेट अस टेल देम वी हेल्प यू सेव योर बोरवेल। तो इसको सिंप्लीफाई वर्जन में हमें बोलना है एंड वी हैड चेंज द एंटायर मेटाफोर। पहले हम कहा करते थे सेव रेन वाटर, हार्वेस्ट वाटर, कंजर्व रेन वाटर। इंस्टेड ऑफ सेव रेन वाटर वी स्टार्टेड सेइंग रेज वाटर इन बोरवेल। राइट। नो रेन वर्ड इन दिस। राइट। Improve the quality of borewell water. Prevent borewell from drying. एंड सबसे बढ़िया एक और टैगलाइन हमने दिया, गेट मोर वाटर फ्रॉम द सेम बोरवेल। अब जब हमने ये इस तरह के टैगलाइनर्स और इस तरह की बात शुरू की तो लोगों में हमने एक प्रकार का एक्साइटमेंट देखा। लोगों में हमने देखा कि लोग क्यूरियस हो रहे हैं कि ये तो कैसे होगा। आप धरातल के पानी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बोरवेल में पानी नहीं बढ़ता है, वो तो कुदरती बनी हुई चीज है। जमीन के अंदर एक रिवर है, एक्वीफर है जिसमें पानी है, वो कैसे बढ़ेगा। दैट क्यूरियोसिटी जिस बंदे में होती है वो फोन उठाता है और हमें लगाता है, और हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है और वो कन्वर्ट जरूर होता है क्योंकि ही हैज अ जेन्युइन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हिज ओन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। हमारे सेल्स टीम के साथ हमने पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाया कि जब इस तरह से कस्टमर्स आपको फोन करेंगे, आपको ये उनको जवाब देना है, प्रोसेस समझानी है और उनके जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं उसको कन्विंसिंग फॉर्म में एड्रेस करना है। और अगर किसी के साथ ये दिक्कत आती है तो आई विल एज अ फाउंडर आई विल टॉक टू द कस्टमर डायरेक्टली, और टीम ने सभी के साथ बात करना शुरू किया। अब ये मैसेज जो है हमने, बिकॉज वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद, हमने कहा कि गुजराती में इसकी एक अच्छी सी गुजराती लाइनर्स बनाई जाए एंड लोगों को प्रेजेंट की जाए। तो हमने गुजराती में मेटाफोर बनाया, इट्स इन गुजराती लाइक बोरमा वधे पाणी तो जीवन में खुशियों लाणी, सो यू हैव मोर हैप्पीनेस इन लाइफ। बोरमा वसे पाणी, the more you store water in borewell, बोरमा वसे पाणी थाय घरमा उजाणी, so you have picnic in family. Right. बोरमा घटे पाणी तो जीवन धूड़ धाणी। I mean, when you don't have water in borewell, your life is like going to hell.
सो ऐसे इनोवेटिव कैंप। पोएम को थोड़ा सा इंटीग्रेट किया और उस तरह से हमने लोगों से बात की एंड गुजराती डेली संदेश में हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू की। ओके। एक एवरी वेनसडे हम एक ऐड देते थे उसमें एंड उसका रीच मेनली रूरल सेमी अर्बन एरियाज में था गुजरात के। जब हमारा कैंपेन जाता था कि रेज वाटर इन बोरवेल, प्रिवेंट बोरवेल फ्रॉम ड्राइंग, वो सब लोगों के हमारे पर फोन आने शुरू हुए राइट। एंड सबका ये क्वेश्चन हुआ करता था कि ये आपने जो लिखा है वो कैसे होगा, मेरा बोरवेल ऑलरेडी सूख गया है या मेरा बोरवेल कम पानी दे रहा है। हम उनको समझाते थे कि ऐसे ऐसे आप एक छोटा सा डिवाइस लगाइए, दीवार पे लग जाएगा आपकी रेन वाटर की पाइप के साथ और उसका क्लीन वाटर आउटलेट जो है बोरवेल की केसिंग पाइप के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इतना सिंपल बात करते थे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि आप बात कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन वो बोलता है कि साहब ये तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हो। एंड हमारा टीम देन रिएक्ट करता था कि साहब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, उसमें तो क्या है आप पानी जमीन में स्टोर करते हो, जो सबका बिलीफ है, इट्स अ परसेप्शन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का परसेप्शन क्या है? वर्षा जल को जमीन में उतारो। उस परसेप्शन को तोड़े बगैर उसी परसेप्शन में आपकी बात बिठाने का कार्य, मतलब कि साहब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एक स्टेप ज्यादा आपके रिसोर्स में रेन वाटर डाल के उसको जिंदगी भर बचाने के लिए और उसमें पानी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। वेडनेसडे को ऐड आती थी, दूसरे वेडनेसडे तक इंक्वायरी रहती थी, रोज 3 4 5 कॉल आते थे एंड वो कॉल को हम रिकॉर्ड करते थे, बार बार उनके कॉन्वर्सेशन को सुनते थे। और कॉल्स भी आते थे रिमोट एरिया से, विलेज एरिया से, सेमी अर्बन एरिया से, और लोगों को ये बोरवेल के सूखने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग को जब हम सुनते थे तो हर एक में ये कॉमन चीज थी कि यार दिक्कत है बोरवेल में, या मेरा सूख गया है, या बहुत कम पानी बोरवेल में देता है, बहुत मिट्टी आनी शुरू हो गई है, बहुत डीप जाना पड़ रहा है, बहुत महंगा हो गया है, पानी का हार्डनेस और टीडीएस बहुत बढ़ गया है डेप्थ की वजह से। 1 साल तक हमारा ये कैंपेन चला। करीब करीब आप मान के चलिए कि इस मेटाफोर की वजह से एक अच्छा सा वर्ड स्प्रेड हुआ, लोगों में हमने एक्साइटमेंट देखा, लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए, हमारे आंसर्स को कन्विंसिंग तौर पे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे, सेल्स में भी कन्वर्जन होना शुरू हो गया। इसकी वजह से 35 लाख का जो हमारा रेवेन्यू था उसको हम 1 करोड़ तक अचीव कर पाए। और 23 और 24 में क्या रहा और उसमें क्या इनोवेशन करा हमने? सो 23 और 24 में ऑलमोस्ट आप देखिए कि हम लोग शुरुआत में प्रोडक्ट तो परफेक्ट कर चुके थे, प्राइस को भी हमने एक अच्छे से पॉइंट पे लाके रख दिया। तो प्राइस पॉइंट एक बन गया, 2 मॉडल बन गए, हमारा एसएस मॉडल और अल्ट्रा मॉडल। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कत आ रही, तो वो भी ठीक कर लिया। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, कम्युनिकेशन, स्टोरी, मेटाफोर सब सेट था। और लोगों के फीडबैक जिन्होंने ये लगाए थे, क्योंकि तीसरा साल था हमारा, तो जिन लोगों ने पहले साल लगाया था उनको भी हम बात कर रहे थे कि आपका लास्ट मानसून का एक्सपीरियंस क्या रहा, कितना पानी बचा। ऑल इन ऑल 3 साल का जो एक्सपीरियंस कस्टमर्स का था बहुत पॉजिटिव था। दे वर सो एक्साइटेड, दे वर शेयरिंग देयर स्टोरीज विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कि देखो बाबा मैं कितना पानी मेरे घर में बचा रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो, तुम भी बच जाओगे। एंड दे वर ट्राइंग टू टेक लॉट ऑफ स्मॉल सेशंस, सेमिनार्स अपनी सोसाइटीज में, अपने नज़दीक के स्कूल्स में कि ऐसे ऐसे आप हार्वेस्टिंग करो। तो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। राइट। किसी भी मूवमेंट की शुरुआत नीश लेवल पे या छोटे से लेवल से ही होती है, बट जब इसमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैसेज है, जब इसमें एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत है, तो वो मूवमेंट के स्वरूप में आगे जाता है। मूवमेंट का अर्थ है कि इंडिविजुअल्स का उसमें अपने आप इन्वॉल्वमेंट होना और वो खुद इसको आगे लेकर के जाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम,
उन्होंने पैसा दिया, हमने प्रोडक्ट बेचा, दैट्स इट. बट बिकॉज इट इज सर्विंग अ नोबल कॉज एंड दे एंटिसिपेटेड कि यार बहुत खर्चा करना पड़ेगा तब हार्वेस्टिंग होगा, उसके सामने सरलता से इनका काम शुरू हो गया. तो दे ऑन देयर ओन हैव जॉइंड द मूवमेंट. बोली मैं भी अभी 50 लोगों से ही करवाऊंगा. वाओ. And that was beginning of a movement. We said, I think we have done the communication right. We must try the digital media. आइडिया. We must get onto the social media in a large scale ताकि we reach out to more and more people. और इतने समय में काफी अवार्ड्स और रिकग्निशन हमें मिल गए. दूरदर्शन डीडी इंडिया ने हमारे इनोवेशन का एक कवर किया आप. चेंज मेकर करके एपिसोड उन्होंने शुरू किया. उसमें चेंज मेकर सीरीज का फर्स्ट एपिसोड में 40 मिनट्स का कवरेज सिर्फ नीरेन को दिया. डीडी नेशनल पे संडे नाइट 9 बजे प्राइम टाइम पे. प्राइम टाइम पे. एंड दूरदर्शन इंडिया इट्स नॉट अ चैनल वेयर यू पे मनी एंड योर न्यूज वुड कम. दे आर मोस्ट ऑथेंटिक एंड नेशनल राइट. channel. 20,000 calls I had received in that month ओके. from across India. वाओ. They published a beautiful story. They said these are the ways where startups can impact humans and it can really bring the revolution. करेक्ट. Or Mr. Subhendu Ghosh, who is the chief editor in general, he covered the entire story. And with some other experts, I was there on the panel. And करीब नीरेन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट बेनिफिट, कितने यूनिट हमारे लगे, सब उन्होंने 40 मिनट का कवरेज दिया. वाओ. CII का वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला हमें 2022 में. काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने नीरेन की स्टोरी को कवर किया एंड उन्होंने पब्लिश किया. डीडी गुजरात उन्होंने 6 मिनट का स्टोरी हमारा बनाया, स्टार्टअप स्टोरी, और अपने अलग अलग मीडियाज में उन्होंने पब्लिश करा. बहुत इंक्वायरीज हमें मिलनी शुरू हो गई. ये अलग अलग अवार्ड्स और रिकग्निशन जो मिले उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ. राइट. और जितने लोगों से हमने इंटरेक्ट किया सबसे कॉमन चीज़ एक ही आई कि यार बहुत सिंपल काम कर रहे हो आप. राइट. और लोग जब ये कहते थे कि इतना सिंपल करोगे तो कैसे होगा, लोग कहेंगे तो हम भी कर सकते हैं. हाँ. राइट. तो मैंने कहा यही तो सर, यही तो मेहनत है ना. व्हेन यू डू समथिंग सो सिंपल दैट सामने वाला बंदा ये फील करे कि ये तो मेरा ही काम है, मैं इसको इजीली कर सकता हूँ. That is where you can create a moment. That is where you can involve and engage a common man. Otherwise, a common man has so many problems. उसको समय ही नहीं है. उसको अपनी घर की परेशानियों से समय नहीं है. आप देखो ऑफिस की. एग्जैक्टली. घर की मतलब सोशल, प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल, इतनी सारी उसको दिक्कतें सॉल्व करनी है दिन के समय में. सुबह से उठ करके शाम को घर आते समय उसके पास कोई एनर्जी बचती नहीं है. राइट. एंड उस शेड्यूल में आपको उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना है, एंश्योरिंग कि वो उसका पैसा बचे, उसका रिसोर्स बचे एंड अल्टीमेटली देश का पानी बचे. तो जब तक उसको उतना सिंपल नहीं करोगे तब तक तो होगा नहीं. हमें उसकी लाइफ को इजी करना है, बर्डन नहीं करना है. और कॉमन मैन को हमेशा हमें सेंट्रिक रख के काम करना है. राइट. तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इसी चीज को नाउ आई थिंक हमें लग रहा है कि 1 करोड़ का माइलस्टोन जो है हमें ये बताता है कि अभी तक का जो जो चीज करनी थी आपने ठीक कर ली है एंड इट्स टाइम फॉर यू टू स्केल इट अप फर्दर. और 1 करोड़ से 3 साल में हमने ऐसा डिटरमिन किया था कि 10 करोड़ तक की जर्नी हमें सफर करनी है. राइट. 1 करोड़ से 10 करोड़ अचीव करना पूरी अलग प्रकार की मैसिव जंप है. जंप है. राइट. तो आपने फिर डिजिटल मीडिया शुरू कर दिया 2023 के स्टार्ट. हाँ हाँ. ठीक है. क्या इम्पैक्ट रहा डिजिटल मीडिया का? अप्रैल 2023 बिगिनिंग में एक सबसे पहला हमारा रील बना. और क्योंकि हम टेक्नोक्रेट की तरह सोचते हैं ना, तो हमारे लैंग्वेज में ज़्यादा टेक्निकल शब्द आते हैं, हम लोग थोड़ी हाई फाई बात कर लेते हैं. तो हमारे जिन्होंने हमारा ये रील बनाया था उन्होंने एक स्क्रिप्ट बना के दी और उन्होंने कहा कि ये रील हम बनाएंगे. तो स्क्रिप्ट को देखते ही मुझे लगा कि इतना ऐसा ऑर्डिनरी सिंपल स्क्रिप्ट है तो ये कैसे होगा. वो बोले सर आप क्रिएटिविटी हम पे छोड़ दीजिए, आप कंटेंट देख लीजिए बस.
तो हमने बोला ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी में हम नहीं आएंगे। एंड उन्होंने एक रील, 1 मिनट का रील बनाया, इतना वो रील वायरल हो गया क्योंकि अप्रैल का समय था, धूप काले की शुरुआत थी, पानी की क्राइसिस भी थी। प्रॉपर मैसेज हमारा इतनी सरलता से उन्होंने रील के स्वरूप में वायरल किया इंस्टाग्राम पे। एक ही वीक में, आई थिंक इन 6 to 7 days 1.5 मिलियन तो उसको व्यूज मिल गए। 50-60 हज़ार लोगों ने उसको सेव किया और 25-30 हज़ार लोगों ने उसको शेयर किया। और वो रील काफ़ी एक दूसरे तीसरे मीडिया पे शेयर होने लगा। और हमें अप्रैल की बिगिनिंग से पर डे 80 से ज़्यादा इंक्वायरी मिलनी शुरू हुई, 1 डे। सो हमें हमारी ऑफिस में नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ा कि भाई आपको इंक्वायरी अटेंड करने के लिए देयर विल बी अ सेपरेट टीम मेंबर कि वो सिर्फ इंक्वायरीज अटेंड करे। आपने देखा कि पहले हमारे पास 50-100 इंक्वायरी भी नहीं हुआ करती थी, उसके सामने जब हमने प्रिंट मीडिया में थोड़ा बहुत काम किया, मेटाफोर चेंज किया, तो पूरे वीक में 40 इंक्वायरी मिलनी शुरू हुई। और अभी डिजिटल मीडिया में सही मैसेज और सही रील के माध्यम से एक दिन में 80 इंक्वायरीज आती थी। और वो भी जेन्युइन कॉलर्स, जिसमें उसका नाम, उनका सिटी, उनका नंबर वो खुद डाल के हमें इंक्वायरी करते थे। ये शुरुआत थी अप्रैल 2023 में। उसके बाद 2-3 और रील बने मई महीने में, जून में, और अलग अलग मैसेजेस को कन्वे करते करते हमने फोकस रखा था कॉमन मैन और बोरवेल। राइट। बोरवेल के मेटाफोर के इर्द गिर्द हमारी स्टोरी बने। फिर हमने डगवेल पे, कुएं पे फोकस किया, हैंड पंप्स पे फोकस किया। कैसे एक कॉमन मैन वाटर सिक्योर हो सकता है, उसी के आजू बाजू में हमने हमारे कैंपेन्स को डिजाइन किया। हमारा कोई भी कैंपेन उस समय प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहा था। हम लोग कह रहे थे कि भाई इतनी छोटी सी कीमत में आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, इतने लोगों ने किया है, आप देख सकते हो एंड आप खुद कर सकते हो। एंड इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला। मतलब टिल 31 मार्च 2024 जो लास्ट ईयर खत्म हुआ, टिल मार्च एंड हमें करीब 12,000 नए मोबाइल नंबर्स मिले। एक साल में, जो कि जेन्युइन इंक्वायरीज थी। कन्वर्जन उसका समय के आधारित होता है, किसी का स्टेज आ गया है तो हो जाता है, किसी का आना बाकी है। कोई अमेजोन से परचेस कर लेता है, कोई फ्लिपकार्ट से, कोई हमारे डीलर्स के थ्रू परचेस करता है। लेकिन जो 12,000 इंक्वायरीज हमें मिली एक साल में, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंटस काइंड ऑफ अ मोमेंट था कि इतना बड़ा बेस अगर एक साल में हमारा क्रिएट होता है। यही एक्सरसाइज और बड़े स्केल पे कंसिस्टेंटली 4-5 साल हम करेंगे तो इट विल बी अ वेरी लार्ज बेस ऑफ कंज्यूमर्स। राइट। जो एक आपकी क्रिटिकल मास के ऊपर चला जाता है, एंड देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्केल अप एंड टू रेप्लिकेट द सक्सेस स्टोरी टू अ लार्जर लेवल। और उसी नंबर्स का एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम हमने क्रिएट किया। हर एक इंक्वायरीज को हमारे रिस्पेक्टिव डीलर्स को असाइन करके उसका कन्वर्जन हो, तब तक का हमारे यहाँ फॉलोअप हमने एस्टेब्लिश किया। एंड एक एक इंक्वायरी की फॉलोअप, कन्वर्जन एंड उसके बाद के मॉनसून में उसका परफॉर्मेंस, वहाँ तक का फॉलोअप हमारी ऑफिस से होता है। तो उन कस्टमर्स के साथ हमारा डायरेक्ट रेपो हो गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो आज हमारे पास करीब करीब टोटल 25 से 30 हज़ार ऐसे जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने ऑफिशियली नीरेन के साथ डील किया है, इंक्वायरी की है, बात की है, और कोई ना कोई स्टेज पे इंस्टॉलेशन पे है। ऐसे अगर आप एक साल में अगर 12,000 15,000 नए नंबर्स और ऐड कर पाते हैं, थोड़ा और स्केल अप करने के बाद, इसी कस्टमर में से, मगर मैं ये समझता हूँ कि किसी का घर बन रहा है, किसी का इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आने में है, एवरेज अगर आप 6 महीने का भी पीरियड पकड़ लेते हैं तो हर 6 महीने पे 3 से 4 हज़ार नए इंस्टॉलेशन का स्कोप, which itself can be more than 10 crores of revenue over a period of 5 years.
मतलब हमारे लिए 10 करोड़ रेवेन्यू करना अगर मेथोडिकल अप्रोच से विथ फोकस कंसिस्टेंसी आई थिंक हम कर सकते हैं राइट। और इसी एनर्जी से हमें कंटिन्यू स्केल अप करना है। तो 24-25 ने डिजिटल मीडिया के द्वारा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया। हमारी पॉपुलैरिटी कॉमन मैन तक पहुंच गई। हजारों लाखों लोगों ने हमें मतलब सराहा, अलग अलग मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। 5,000 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स बन गए हैं एंड दे हैव ऑल स्टार्टेड शेयरिंग वेरियस सक्सेस स्टोरीज। इससे बहुत सारा ये बेनिफिट हुआ कि लार्ज इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग अस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अप्रोच्ड अस, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हमें ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट हमें दिए कि आप ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ करके दिखाइए। सक्सेसफुली हमने उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके उनको पूरे प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए पेपर्स के साथ। और उन्होंने हमारी सक्सेसफुल केस स्टडी अमृत 2.0 जो वाटर निर्भर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अमृत, उसमें उन्होंने पब्लिश की। आज भी वो उनके पोर्टल पे है। वाह। तो इसके बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। प्लस रेवेन्यू तो ग्रोथ हुई आपकी। रेवेन्यू ऑलमोस्ट हमारी डबल हो गई। ओके। 1 करोड़ से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लार्जर बेस ऑफ 1 करोड़ वी डबल द रेवेन्यू एंड वी हैड क्लोज 31 मार्च 2024 दिस ईयर 2 करोड़ रुपी वर्थ ऑफ रेवेन्यू। आप हर साल डबल कर रहे हो अपना Almost. % ग्रोथ एरिया। 100%। वो भी क्योंकि आप इनोवेट कर रहे हो हर साल, कुछ ना कुछ आप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हाँ। दिस इज वेरी गुड टू नो। और अब आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो अब आप अपना मार्केटिंग कैंपेन्स इंक्रीज करके यू कैन फुलफिल अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। Correct. और डीलर बेस भी बना रहे हो आप, बहुत बड़ा डीलर बेस बनाया है। अभी तक करीब 100 से ज्यादा हमारे डीलर्स बन गए। और ये कि हाँ, बड़े बड़े सिटीज में तो हमारा नेटवर्क हो गया है। प्लस अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन डिलीवरीज तो है। ऑनलाइन डिलीवरीज है, जहाँ पे हमारे डीलर्स नहीं है वहाँ से आप इजीली अमेजोन से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा खुद का ई कॉमर्स मॉड्यूल है हमारी niren.com साइट पे, साइट भी है। वहाँ से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और फ्री डिलीवरीज है। फ्री डिलीवरी ऑल इंडिया एनीवेयर। राइट। तो 2020 में भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज कर सकते हो, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं करा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि अभी काफी सारी चीजें सॉल्व करनी है, या आपको लगा कि पहले आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी मार्केटिंग को, अपने प्राइसिंग को फिक्स करेंगे और तब आप मतलब मास ऑडियंस तक जाना चाहेंगे? तो क्या रीजन था उसके पीछे? नहीं, 2021 में नहीं करने का एक रीजन ये था कि एक थ्रेशोल्ड लेवल नहीं आया था। ओके। मतलब जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो जाता है कि मैं जिस ग्रुप को एड्रेस करना चाहता हूं उस तक मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि आप बड़े स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं, बड़े स्केल के लिए जब तक आपको उस डायरेक्शन पे आप चलना शुरू नहीं करते तब तक आपको सभी चीजों को ठीक करते हुए जाना पड़ेगा। तो जब हमने सोचा कि अगर हमें 8-10 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचना है तो हमें लाखों घर तक पहुंचना पड़ेगा। लाखों घर तक पहुंचने के लिए हमें मंथली 1000 यूनिट अगर बेचने में आज दिक्कत हो रही है तो लाखों यूनिट हम कब बेच पाएंगे? तो जब आज हम 1000 यूनिट्स एक साल के भी नहीं बेच रहे थे, उस दिन मैं लाखों यूनिट बेचने के लिए जब सोच रहा था तो मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये एक साल का जो 1000 यूनिट है, पहले मंथली 1000 यूनिट कैसे बने, फिर मंथली 5000 यूनिट कैसे बने। राइट। तो उस प्रोसेस में पहला हर्डल इमीडिएटली हमें जो फील हुआ प्राइस का हुआ, फिर हमें जो फॉर्चुनेटली फील हुआ वो मेटाफोर का, नैरेटिव का हुआ। और ये करने के बाद हमें लगा कि 80% वी आर ओके। अभी भी मुझे लग रहा है कि 20% कहीं ना कहीं हमें और काम करना है। वी डोंट नो, अभी आई एम सर्चिंग दोज डायरेक्शंस। बट आपने स्टेप बाय स्टेप किया, ये हाँ। काफी अच्छा। और मतलब प्लानिंग इतनी, आपकी अप्रोच इतनी अच्छी है प्लानिंग की कि आपने रिसर्च में भी इतना टाइम दिया, प्लस आप स्टेप बाय स्टेप प्लान करोगे 10 करोड़ कैसे पहुंचना है। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक फिगर रख ले यहाँ तक पहुंचना, बट कोई प्लान नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। तो आई थिंक उनके लिए काफी अच्छी लर्निंग है कि अगर आप किसी भी स्टेज में स्टक हो तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वहां से आपको खुद निकलना है और आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग। राइट, कुछ तो गलत है, तभी आप स्केल नहीं कर पा रहे। तो आप वो फिगर आउट करो
और आप एक प्लान बनाओ कि हाँ यार मुझे यहाँ रेवेन्यू तक पहुंचना है, क्या क्या लैकिंग है अभी, और उसको फिक्स करो। तो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मुझे लग रही है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो ये एपिसोड देख रहा हूँ। सही बात है। वो आंसर अपने अपने ही पास है, इट्स देयर विद इन, वी डोंट हैव टू सर्च आंसर आउटसाइड। राइट, आउटसाइड वर्ल्ड विल गिव लॉट ऑफ इनपुट, लॉट ऑफ इनसाइट्स, बट अल्टीमेटली आंसर आपको अपनी टीम में से, अपने आप में से ही मिलेगा। एग्जैक्टली। बहुत ही मतलब अच्छा मुझे लगा ये अप्रोच। ठीक है, अब अगर मतलब हमने ऐसे बहुत सारी एडवाइस थी इस पूरे एपिसोड में, बट अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या फ्रेमवर्क या क्या एडवाइस देंगे 3-4 पॉइंट्स की, जिससे कि वो और अच्छे से मतलब उस चीज़ को कर पाए जो वो शुरू करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा एक ही सुझाव रहेगा, सजेशन रहेगा कि किसी भी जेन्युइन प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, और उसके ऊपर अपने आइडिया को कंसीव करके आप आगे बढ़ना शुरू करें। आप वो प्रॉब्लम फेस करने वाले लोगों से बात करें कि इस तरह से हम आपकी ये दिक्कत सॉल्व कर रहे हैं, इज इट फाइन, इज इट अफोर्डेबल, इज इट गुड, इज द डायरेक्शन सिम्स कन्वीनियंट, ऑल राइट फॉर यू। आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं, आप उसमें आगे बढ़िए, उसको कंसीव करते जाइए। टेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो स्केलेबिलिटी के स्कोप और स्केलेबिलिटी का चांस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस तरह से आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। फोकस हैज टू बी ऑन द प्रॉब्लम एंड इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल, स्केलेबल सॉल्यूशन। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, हम हर पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि कॉमन मैन का कॉमन प्रॉब्लम हो, उसको एक छोटे से ग्रुप के लेवल पे आप एड्रेस करो, उनसे फीडबैक लो, समझ करके उसको उन तक पहुंचाओ, उनका सॉल्यूशन का फीडबैक ले लो, एंड देन यूज की डेटा। ये आपने ना इसमें बहुत अच्छी चीज़ बोली कि फीडबैक कर, मुझे लगता है कभी भी मतलब इन्वेस्ट करने से पहले या कभी भी बहुत कुछ मतलब लंबे प्लानिंग से अच्छा आप पहले फीडबैक लो कि जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो वो प्रॉब्लम भी है कि नहीं, है ना। तो पहले तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब वो आपको इनिशियल 100 लोगों का या 200 लोगों का फीडबैक मिल जाता है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट और द सॉल्यूशन। तो ये मतलब गोल्डन एडवाइस है कि फीडबैक इज अ मस्ट। और जब आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ जब आप 5 करोड़ 10 करोड़ भी कर लो तब भी फीडबैक हमेशा लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप कुछ सोच रहे होते हो, कस्टमर कुछ सोच रहा होता है। हाँ, तो दोनों का विजन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, एग्जैक्टली, और जब आप कस्टमर को फीडबैक के लिए पूछते हैं ना, तो वो, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि दे ट्रीट यू एज देयर फैमिली मेंबर। उनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार होता है हमसे। वो हमें इतनी सारी चीज सिखाते हैं, वो कहते हैं आप ऐसा भी सोचिए, ऐसा भी करिए, और वो एक एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन के आती है। राइट, हमारा जब सबसे पहला केस स्टडी बेटर इंडिया ने पब्लिश किया नेशनल लेवल पे, तो उस बेटर इंडिया के स्टडी के पीछे हमारा इंटरव्यू, हमारी स्टोरी, सब कुछ था, बट उसका जो कोर था, जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पार्ट था, वो थे 5 कस्टमर्स के फीडबैक, जो उन्होंने अपने आप बैंगलोर में और अलग अलग सिटीज में जाकर के अपनी टीम को भेज करके लिया, और एज इट इज उनके वर्ड्स में उन्होंने उसको पब्लिश किया। वाह, तो कस्टमर्स हमें बहुत प्यार करते हैं, और वो हमें सिखाने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए हरदम तैयार होते हैं। सिर्फ हमें उनसे फीडबैक लेना है, उनसे पूछना है। राइट, राइट, वाह। अच्छा, लास्ट में मैं जानना चाहूंगा अभी तक हम कितने डिवाइस इंस्टॉल कर चुके हैं और कितना पानी बचा चुके हैं अभी तक? सो एज ऑफ 31 मार्च 2024 हमने करीब 10,291 10,291 प्लस डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए ऑफिशियली, ओके, और 150 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी अलग अलग 350 सेंटर्स इंडिया के और 6 अलग अलग कंट्रीज में अभी तक पहुंचा चुके हैं। अलग अलग कंट्री। अच्छा, हम आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमने गौटेमाला अमेरिकन कंट्री जो है वहाँ पे 200 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए। ओके, मलावी अफ्रीका में 140 यूनिट्स, केनिया में, जिम्बाब्वे में, कॉन्गो में, ऐसा करके 6 कंट्रीज में
हमारे यूनिट्स अभी तक इंस्टॉल हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि एक इंडियन कंपनी ग्लोबली काम कर रही है। और आई होप, मुझे पता है आपका जो ये पूरा मिशन है, जो आप सोच रहे हो 10 करोड़, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली है। बस मतलब लोगों तक पहुंचाना है, तो वो आप कर ही लोगे। मुझे पता है कि इतना मतलब हाई थिंकिंग है आपकी, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो डे इन डे आउट, और पेशेंस है आप में। मैंने एक चीज़ देखी, आपको जल्दी नहीं है कि मतलब मनी तो वो तो है आपका टारगेट, बट ये नहीं कि यार हाँ मुझे तो कुछ वो नहीं, आपको एक्सपैंड करना है बेसिकली। बस बस। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पेशेंस और परसिस्टेंस से आपने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो आई होप कि आप बहुत बड़ी कंपनी बनो और ये इंटरव्यू हम फिर से करें आपके साथ 2 4 5 साल बाद, तो मज़ा आएगा, क्योंकि फिर एक नई स्टोरी होगी कैसे आपने अलग चैलेंजेस को सॉल्व किया। सो थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया बात करके, और थैंक यू फॉर